हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज़ अनसुर रहमान और हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी केमिस्ट्री की बेसिक लैंग्वेज और केमिस्ट्री बेसिक से समझना कि किस तरीके से हम केमिस्ट्री के बेस को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपसे बात करी थी सबसे पहले एटम की। तो एटम के अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन एन से न्यूटन, एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हमारी ऑर्बिटल के अंदर शेल के अंदर घूमते रहते हैं, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर माइनस का साइन होता है। लाइट देखेंगे। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसके इतने बहुत सारे एटम है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो इन ऑर्बिटल के अंदर, इन कक्षाओं के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, अब हम बात को अपनी आगे लेकर चलेंगे। बेटा एक बार और मैं इसको क्रिएट करूंगा जरा अच्छे तरीके से। ये हमारा न्यूक्लियस हो और ये हुई इसकी पार्टिकल ऑर्बिटल, सॉरी, ये आपका ऑर्बिटल आया। न्यूक्लियस के अंदर हमने बताया आपको कि इसके अंदर होता है आपका एक तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अवेलेबल इन द न्यूक्लियस। क्लियर है। बाकी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस के साइन के साथ ऑर्बिटल के अंदर राउंड कर रहा होता है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर ये बात हमारी समझ में आ गई कि एटम ऐसा होता है, यानी वी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम भी क्रिएट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं? क्या हम भी किसी भी एलिमेंट को उठा के और उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? यस, आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? बेटा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रखे हैं। आई थिंक 114 एलिमेंट आर अवेलेबल इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं बात करूं सम एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले वहां पर है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम, नेक्स्ट है लिथियम, फिर है बेरिलियम और है बोरॉन। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट रखे हैं, ये किसकी बेस पे रखे हुए हैं? बेटा ये एटॉमिक नंबर की बेस पे रखे हुए हैं। सर एटॉमिक नंबर एक नया वर्ड आपने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हमारी पढ़ाई के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? अभी रुकिए, उसको समझने से पहले जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या है, मैं अभी आपको कहूंगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरॉन का 5 होता है। ठीक है सर, इतनी बातें हमारी समझ में आती हैं। बेटा फिर वही पुरानी बात कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनी होगी। हीलियम होगा, हीलियम के अंदर हीलियम के बहुत छोटे छोटे हीलियम के एटम होंगे। लिथियम होगा, लिथियम भी छोटे छोटे लिथियम के एलिमेंट, लिथियम के, सॉरी, लिथियम के एटम से मिलकर लिथियम बना होगा। ठीक है, यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा और कहीं ना कहीं इसकी ऑर्बिटल भी होगी। ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। अब बेटा एक चीज समझने की बात है, ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक फार्मूला जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो क्या है? Z इक्वल टू E इक्वल टू P। बेटा यहां से हमें देखने में पता चलता है कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसकी ऑर्बिटल में, उसके एटम की ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? जितना एटॉमिक नंबर होगा
उतने ही इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे होंगे। और ऐसा कब तक होगा कि जब तक उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट या एक्सेप्ट ना किया हो। हाँ, एक बात ध्यान रखते हुए चलना है, कभी कभी और एटम के अंदर से या ये जो ऑर्बिटल है इनके अंदर से, जो मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कभी कभी कुछ एलिमेंट अपने अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा वो किस लिए करते हैं, ये बात हमारी आगे आएगी, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर उन्होंने अपनी ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को ना तो निकाला है यानी डोनेट नहीं किया है, और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है यानी एक्सेप्ट नहीं किया है, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर Z। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? ये वो एटॉमिक नंबर है जिसकी बेस पे आप अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को रखा हुआ देखेंगे। Z इक्वल टू होता है E एंड E इक्वल टू होता है P, यानी किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसकी ऑर्बिटल के अंदर, उसके एटम की ऑर्बिटल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन राउंड करेंगे। और मजे की बात है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर इतने ही प्रोटॉन भी होंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन राउंड करेंगे और उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। क्लियर है सर? अब अगर मैं यहां से देखने की बात करूं तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा, एंड इसकी ऑर्बिटल में हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यहां पर दिख रहा है 1, तो इसलिए इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन राउंड करेगा। तो बेटा ये होगा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर मैं हीलियम का बनाना चाहूं, हीलियम He, तो आप देखें कि हीलियम का भी एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिटल भी होंगी। और न्यूक्लियस के अंदर कितने होंगे प्रोटॉन? हीलियम 2। हीलियम में Z की वैल्यू 2 है। अगर हीलियम में Z की वैल्यू 2 है तो E की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, एंड P की वैल्यू यानी प्रोटॉन भी 2 होंगे, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे हो। मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, इसे इस तरीके से ना लिख के 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम में Z की वैल्यू हमें यहां से पता चलती है पीरियोडिक टेबल में देखने से कि Z की वैल्यू जो है वो 2 है। अगर Z की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 होगा। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा तो हीलियम की ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 2 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे होंगे हीलियम की ऑर्बिटल के अंदर। अगर इसी से देखा जाए तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर भी 2 होंगे। बेटा यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को नहीं लेकर आ रहे हैं। आपके दिल में हो सकता है ये सवाल हो, ये क्वेश्चन आपके दिल में हो कि सर आप न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहे। बेटा न्यूट्रॉन का जो केस है वो हम एटॉमिक मास नंबर में समझेंगे। अभी मैं आपको एटॉमिक नंबर डिफाइन, यानी मैं आपको जो मेनली डिफाइन करना चाह रहा हूँ वो ये Z डिफाइन करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z? इसकी डेफिनेशन भी मैं बता सकता हूं। मैं कह सकता हूं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये इससे रिलेट करके मैंने बनाई। एक दूसरा सुने, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की यहाँ पे मुझे 2 डेफिनेशन जो यहाँ पर मैंने सीखी और मुझे समझ में आई वो मैंने आपके सामने बताई, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम की अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियस लिथियम का भी होगा और ऑर्बिटल भी होगी। लिथियम का एटॉमिक नंबर यानी Z जो हमारे पास है कैपिटल Z, उसकी वैल्यू 3 है। 3 होने का मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन रखे हुए होंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? कुछ नहीं। आगे अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि अगर प्रोटॉन 3 है तो यानी इलेक्ट्रॉन भी 3 होने चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल में राउंड कर रहे होंगे। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पर एक बात समझने की यह है
कि किसी एक ऑर्बिटल में, यानी जो फर्स्ट वाली ऑर्बिटल होती है, ये जो न्यूक्लियस के बराबर वाली ऑर्बिटल होती है, जिसे आप फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल या पहली कक्षा कह सकते हैं, उसके अंदर ओनली ऑन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन हो सकते हैं। यानी फर्स्ट ऑर्बिटल अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकती है। अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें एक और ऑर्बिटल बनानी पड़ती है, जिसे हम सेकंड ऑर्बिटल कहते हैं, जिसके लिथियम के केस में हमें दूसरी ऑर्बिटल बनानी पड़ेगी। और दूसरी ऑर्बिटल बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। यानी फर्स्ट ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन करेगी। जो रिमेन इलेक्ट्रॉन है, यानी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसे हम नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर रख देंगे। सर किस तरीके से हमें पता चलेगा? यहाँ पर हमारे सामने बात आ गई है, तो इसके लिए बेटा आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, समझें इसे। अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको ऑर्बिटल की बात करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके पास पहली ऑर्बिटल होती है, फिर दूसरी ऑर्बिटल होती है, फिर तीसरी ऑर्बिटल होती है, और फिर उसके बाद एक चौथी ऑर्बिटल भी होती है। मैं सही से इसे बना नहीं पाया, आप लोग इसे अच्छे से बनाएंगे। बेटा जो न्यूक्लियस के सबसे बिल्कुल बराबर वाली ऑर्बिटल होती है, जिसे आपको पहली कक्षा कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल किसे कहते हैं बेटा, इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल को एल से, उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल को एम से, और फिर लास्ट वाली ऑर्बिटल को एन से। सर क्या 4 ही ऑर्बिटल होती हैं? यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे ये आता है, कुछ बच्चों के जहन में एक बात ये चल रही होगी कि क्या सर 4 ही होती हैं? नहीं बेटा, 4 से ज्यादा भी होती हैं, लेकिन आपके लिए 4 ही इनफ है। 11 12 में जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सिर्फ 4 ऑर्बिटल ही इनफ होती हैं। के एल एम एन, न्यूक्लियस की बिल्कुल बराबर वाली जो ऑर्बिटल है, जो कक्षा है, उसको के कहते हैं। उसके बाद एल आती है, उससे नेक्स्ट एम आती है, और उससे नेक्स्ट एन आती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट ऑर्बिटल के है, जिसे मैं कह सकता हूं n इक्वल टू 1, सेकेंड एल है n इक्वल टू 2, m n। यहां पर जो ये स्मॉल n है, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर n इक्वल टू 1 है, यानी पहली ऑर्बिटल k की बात है। अगर n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर l की बात चल रही है। n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर m की बात चल रही है, यानी थर्ड ऑर्बिटल की बात चल रही है। एंड n की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ जाती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे फोर्थ यानी चौथी ऑर्बिटल यानी कक्षा की बात हो रही है। बेटा ये चीज समझने के बाद यहाँ पर एक चीज और भी समझने की है। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा जो पहली ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकती है। यानी आई कैन से K2, यानी पहली ऑर्बिटल अपने अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकती है। तो मैंने कह दिया K2, यानी K के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अगर मैं L की बात करूं तो मैं कह सकता हूं L8। इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि L यानी सेकंड ऑर्बिटल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकती है। M18 N32, यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि M अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, N अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकता है। तो बेटा यहां से हमारी ये बात समझ में आती है कि अगर हमने पहली ऑर्बिटल ड्रॉ करी, जैसे कि आपने यहां पर देखा हीलियम के केस के अंदर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल यानी K को ड्रॉ करा, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मुझे नेक्स्ट ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिटल N
इक्वल टू 1 यानी के इसको कंटेन कर सकता है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन करा अपने अंदर। लेकिन बेटा जब बात लिथियम की पहुंची तो लिथियम अपनी पहली ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा, जबकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चल रहा है कि Z की वैल्यू 3 होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो उन 3 इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में रखने का जो सिस्टम होगा, जो तरीका होगा, वो ये होगा कि जो पहली ऑर्बिटल है वो अपने अंदर 2 कंटेन करेगी, और जो बचा हुआ रिमेन इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर डाल देंगे। बात समझ में आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि क्या होता है KLMN। What is the meaning of KLMN? K equal to first orbital, L equal to second orbital, M equal to third orbital and N equal to fourth orbital। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हमें देखने को मिलती है, और ये रहे हमारे न्यूक्लियस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा एक चीज और इसके अंदर समझने की है, वो ये है, उसे भी समझते चलें। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जितने एटम के भी न्यूक्लियस होते हैं, इन न्यूक्लियस के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है? जितने भी आपके पास न्यूक्लियस हैं इनके ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? तो उसका बहुत ही सिंपल सा जवाब आपके सामने ये होना चाहिए कि सर अभी हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन पार्टिकल होता है, जिसमें से न्यूट्रॉन पार्टिकल न्यूट्रल होता है एंड प्रोटॉन पार्टिकल के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। एक चीज जब न्यूट्रल हो जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा एंड प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी फाइनली आपके न्यूक्लियस को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो प्लस का चार्ज है वो एक्चुअल में प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन चूंकि प्लस होता है एंड प्लस का चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर हमें दिखाई देने लग जाता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है इसी में। तो बेटा मैंने आपको समझाया कि KLMN ये 4 ऑर्बिटल हैं हमारी, जिसके अंदर K अपने अंदर मैक्सिमम 2 कंटेन करेगा, 8, 18, 32। बेटा डेट इज कॉल्ड शेल। ऑर्बिटल कक्षा। लेकिन बेटा यहाँ पे समझने वाली एक बात यह है कि ये जो KLMN आपकी ऑर्बिटल हैं, ये आपको क्लास 10 तक ही आपके लिए थी। अब आप 11th को क्रॉस करके 12th में आ गए हैं, तो 12th क्लास के लिए हमें एक चीज और भी समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है SPDF। आपसे जो क्वेश्चन होंगे, आपसे जो क्वांटम नंबर निकालवाए जाएंगे, आपसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया जाएगा, वो सब KLMN के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि SPDF के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, क्योंकि ये 12th क्लास है।
अगर ये हाई स्कूल होता, अगर ये क्लास 10 होता, तो हम इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करते, लेकिन हमें इसके ऊपर अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमें फोकस करना है वो अपने एसपीडीएफ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर जितनी भी बातें होती हैं वो अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ होती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू केएलएमएन होती हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपीडीएफ? बेटा जिस तरीके से केएलएमएन ये आपके शेल होते हैं, इसी तरीके से एसपीडीएफ ये कहलाते हैं आपके सब शेल। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एसपीडीएफ के एल एम एन के साथ रिलेट करता है, किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है कि जिस तरीके से के अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन करता है, इसी तरीके से एस अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ अपने अंदर 14 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि सर ये और ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है कि जो शेल होती है उसके अंदर ओनली वन सब शेल होती है एस, और एस अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकता है, K2S2 इक्वल टू 2। एस के अंदर 2 होते हैं, के अंदर भी 2 होते हैं, फाइनली ये इसके अंदर होती है, इक्वल मान गया 2। एल के अंदर एक एस होता है और एक पी होता है, 2 एंड 6, यहां से हम समझ सकते हैं एस मैक्सिमम 2 एंड पी 6, तो मैं देखूंगा कि 6 + 2 इक्वल टू 8। एस होता है, पी होता है एंड डी होती है। ये एक ऐसी शेल है जिसके अंदर एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल अवेलेबल होता है। तो बेटा यहां से हम नंबरिंग करें जरा, 2, 6 एंड 10। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10। अगर मैं एडिशन करूं तो 10 + 6 16 + 2 18। बेटा अगर इसकी बात करें तो एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ, 2, 6, 10 एंड 14। 2, 6, 10 एंड 14। एन एक ऐसी शेल होती है जिसके अंदर एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल अवेलेबल होता है। एस पी डी एफ इक्वल टू 14 + 10 24 + 6 30 एंड 2 यानी फाइनली 32 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस तरीके से ये बने हुए होते हैं। मैं समझता हूं कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।